नमस्कार साथियों, मैं सत्यनेश टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, उसी के आगे का आज सीरीज चलाने वाला हूं। लगभग 88 प्रश्न तक हो गए थे। आज उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा आता है। 88 के बाद 89 सवाल कह रहा है। 89 में कह रहा है सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य बताइए। क्या कह रहा है? ग्राहक को 240 रुपए में मूल्य कितना है? 25% की कमी होने से 25% अगर सेब का मूल्य कम हो जाता है, कितनी होती है? 25 तो 240 रुपए में 2 किलो सेब ज्यादा मिलता है, अर्थात इसका 25% होगा कितना? 1/4, 4 6 24 अर्थात 60 रुपए। यहाँ साथियों देखने वाली बात यह है कि 60 रुपए उसके पास अगर इतना मूल्य बच गया और सेम चीज खरीदे, समान कंजम्पशन करे तो 60 रुपए उसके पास बच जाएंगे और इसी 60 रुपए से 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद ले रहा है। तो कितना नया मूल्य कितना हुआ? 30 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? नया मूल्य अगर पुराना पूछता तो हम क्या 25% इसको इंक्रीमेंट कर देते। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें? 89 में पूछा गया है तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? 30 रुपए होगा। बिल्कुल सही है। आगे सवाल में चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 89 हो गया। 90 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। 2 रबड़ मतलब 25% भाव में कमी हो जाए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 अगर मूल्य 1 रुपए पहले था, 1 रुपए मूल्य था, 1 रुपए में कुछ खरीद रहा होगा, जो भी खरीद रहा होगा, तो अब 25% अगर कम हो गया तो 1/4 मूल्य हो गया। तो अब 1/4 में 2 वो ज्यादा खरीद लेगा। कितना ज्यादा? तो 1 रुपए में अब कितनी खरीद पा रहा है? 8 खरीद पा रहा है। 1 रुपए में अब कितनी खरीद पा रहा है? 4 दुनिया 4 इधर चला गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? मतलब उसके पहले अगर 1 रुपए अब 8 रबड़े खरीद रहा है तो पहले कितनी खरीद रहा होगा? 2 रबड़ कम खरीद रहा होगा, 6 रबड़। 6 रबड़ ये रुपए है, ये रबड़ संख्या। तो साथियों समझ में आया होगा आपको, बड़ा इजी वे में। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 90 हो गया। 91 सवाल नंबर पर चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 33%, 33 सही 1/3% की कमी होने से 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 33 सही 1/3% मूल्य में कमी हो जा रही है। कितनी कमी हो जा रही है? 33 सही 1/3% मूल्य में कमी हो जा रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। मान लीजिए पहले 1 रुपए उसकी कीमत होगी, अब कितनी हो गई? 1/3 रुपए। इतने मूल्य कमी हो गई तो इतने में कितनी रबड़? 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। तो 1 रुपए का 25% है कितना? कितना है भाई? यही तो है 1/3। तो 4 रबड़ अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में रबड़ कितनी खरीद पाएगा? 4 या 12 खरीद पाएगा। 12 खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा? ठीक है, फिर क्या कह रहा है? घटने से पहले 1 रुपए में कितनी? तो घटने से पहले आप खरीद पा रहा है 12, 4 ज्यादा खरीद रहा है, पहले 4 कम खरीद पा रहा होगा, अर्थात 8 खरीद पा रहा होगा। यही आंसर है, 1 रुपए में 8 रबड़ खरीद पा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 92 सवाल कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40% अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने? 40 अंक। कितने लाने होते हैं? 35% लाना होता है। और एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, 40 अंक मिले।
ठीक है, और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात 30 और मिल जाते तो पास हो जाता, 35% के बराबर हो जाता। तो 35% बराबर ये कितना आ जाएगा 70 नंबर। तो 35% बराबर 70, तो 7 से हम भाग देते हैं तो 5% बराबर कितना आ जाएगा 10%। तो अब हम 20 का गुना कर दें तो 100% बराबर कितना होगा बताओ, 100% 200, अर्थात उसका पूर्णांक कितना होगा 200 नंबर का, 200 नंबर का उस परीक्षा का पूर्णांक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर क्या कह रहा है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40% पूर्णांक है, 40% सॉरी उसको प्राप्त होने चाहिए, पासिंग मार्क है, ठीक है, और 185 मार्क उसने प्राप्त किए और फिर भी अनुत्तीर्ण हो गया कितने नंबर से, 15 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा 200 आ जाएगा, 40% पे तो 200 है, तो ये कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, 40 बच्चे 200, तो अब 100% की वैल्यू कितनी आएगी 500, अर्थात परीक्षा का पूर्णांक कितना है 500 अंक का होगा कि नहीं भाई, 40 से हमने भाग दे दिया, 1 बराबर 5, तो 100% बराबर 500 अंक, परीक्षा का पूर्णांक कितना हुआ 500 अंक का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35% 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो लड़कों के लिए उत्तीर्णांक कितना है 40%, लड़कों के लिए कितना है 40% परीक्षा में, और उसने कितने प्राप्त किए 483 और 117 से फेल हो गया, 483 अंक प्राप्त किए, 117 अंक से फेल हो गया, तो उसको इतने और प्राप्त करने चाहिए तो पास हो जाता। तो इसको जोड़ दें, कितना है 8 9 10 4 5 6, अर्थात 40% की वैल्यू कितनी हमारी आ गई 6 आ गई कि नहीं आ गई। अब 4 का अगर भाग दे देंगे तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 4 से भाग दे देंगे तो 15 चौके 60, ये 150 हो जाएगी। और फिर कह रहा है लड़कियों को उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए 30% की वैल्यू, लड़कियां 30% पे पास हो रही हैं, पासिंग मार्क है, तो 30% 3 का भाग गुना कर देंगे तो 45, अर्थात लड़कियों को पास होने के लिए 450 नंबर चाहिए, 450 नंबर चाहिए, यही पूछ रहा था, यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, 95 नंबर है, किसी परीक्षा में एक तथा बी के अनुसार अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग कितना है 783, परीक्षा का पूर्णांक कितना है भाई, एक प्राप्त करता है 60% और दूसरा प्राप्त करता है 30%, इनके पूर्णांकों का अगर योग कहें तो कितने अंक प्राप्त करता है, इनके पूर्णांकों का योग कितना है 783 अंक, तो इनका योग कितना होगा 70%, 70% की वैल्यू 783 है, तो 10% की कितनी होगी 7 से भाग दे दें, चला जाएगा 7 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई, क्या आ रहा है देख रहे हैं इसे, इनके प्राप्त अंकों अधिकतम अंकों का 60% तथा 30%, 60 30 90 होता है, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रही, 90 होगा, अब कट जाएगा, तो ये 10% बराबर कितना आएगा 9 8 72, 72 हो गया, कितना बचा 9 7 63, तो 10% की एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, तो इसका पूर्णांक कितना है 870। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। नंबर क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए
तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 15% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे, 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए और योग्य में से 15% सामान्य वर्ग के थे। यदि 42-75 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग के हैं तो कुल कितने विद्यार्थी थे? भाई मान लिया हमने पूरे विद्यार्थी 100 थे, कितने थे? 100 विद्यार्थी। 5% अयोग्य हो गए, बचे कितने? 95% अभ्यर्थी बचे। इतनी बात समझ में आई? 5% अयोग्य हो गए। अब 95 का 85% सामान्य वर्ग के हैं, 85% तो अन्य वर्ग के कितने बचेंगे? अन्य वर्ग के कितने बचेंगे? 95 का 15% गुणा 100 बराबर कितना है? बराबर कितना दिया है? 42-75, 42 और 75 तो काट दें, कटेगा 19 से कटेगा, 19 38, 38 और 4 फिर 19 गुना 38, 19 4 बचा तो 47 हो गया, 19 गुना 38 हो गया तो 47 9 हो गया, 19 बना 95। ठीक है, 15 15 225 होता है, 5 यहाँ बचा था, 5 यहाँ 15 तो कितना आ गया? ये 100 का उधर गुना हो जाएगा तो 300 आ जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी तो 100% कितने होंगे? ये 95% थे तो 100% कितने? 100। ये 1 की वैल्यू आई है, ये 1 की वैल्यू इतनी आई तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये 30,000 100 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, इसको साफ करें। तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? 30% अंक प्राप्त किए और 5 से अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात 5 अंक उसको और मिल जाते, 5 अंक अगर और मिल जाते तो पास हो जाता। बराबर क्या कह रहा है? एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन उत्तीर्णांक से उसको 10 अंक ज्यादा मिले, अर्थात इसके 10 कम होते। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज को परसेंटेज से मिला दीजिए, 10 उधर जाएगा तो ये 10% बचेगा। 40% में 30% घटेगा, कितना? 10% बचेगा और 10 ये 5 में मिलेगा तो कितना आ जाएगा? 15। तो 10% की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू 1 0 जोड़ दें, 150 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अर्थात पूर्णांक कितना है? 150। डी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? न्यूनतम अंक पूछ रहा है, न्यूनतम अंक तो 30%, ये ना ज्ञात करें हम। 30% इसका कितना हो जाएगा भाई? 3 से गुणा कर दिया तो 15, 30% और प्लस 5 अंक चाहिए तो 30 का 15 45 और प्लस 5 बराबर कितना? 50 अंक। 50 अंक उसको प्राप्त उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। समझ में आया ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है? एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? जिसने 30%, तो 30% अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए लेकिन 108 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, बराबर दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए, सही है। दूसरे अभ्यर्थी ने 52% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से जो 24 अंक अधिक हैं। ठीक है, तो ये 52% 30% में जाएगा, कितना बचेगा? 22%, 22% और ये इसमें जुड़ेगा आकर के तो कितना हो जाएगा बताइए? 132 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 11 से कटेगा तो कितने बार जाएगा? 24, 11 एकम 11
और 11 दूनी 22, तो 2 यहाँ पर बचा, तो 2 छंग 12, तो 1% बराबर वैल्यू कितनी आ गई 6% के। ठीक है, 1% की वैल्यू 6% 6 आ गई, 6 आ गई, 6 अंक। अब पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए, इधर देखिए 30% चाहिए उसको, तो 30% कितना इसका होगा, 6 तिया 18, 180 अंक, और प्लस 30% और प्लस कितने चाहिए 30% प्लस 108 अंक, तो 108 अंक इसमें जोड़ दें हम, 108, तो बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 188 अंक प्राप्त करने चाहिए उसको। ठीक है, न्यूनतम परसेंटेज पूछ रहा है, 1 मिनट, न्यूनतम परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये ना ज्ञात करके हम 1% की वैल्यू 6 आ गई है। अब 108 कितने की आएगी ये बताइए आप, 108 तो 6 से भाग दे देंगे, 108 में 6 से भाग दे देंगे, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, ये 18% हो गया, 30% ये प्लस 18% कितना आ गया 48% न्यूनतम चाहिए उसको, कितने चाहिए 48%। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब ठीक चल रहा है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने 40% अंक उसको प्राप्त करने चाहिए थे और 178 अंक प्राप्त किए, 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 22 अंक और चाहिए उसको 40% के बराबर। तो 40% बराबर कितना आएगा, 22 इसमें जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा भाई बताइए, 200 आ गया कि नहीं आ गया। 40% की वैल्यू 200, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। पूछ क्या रहा था, शायद पूर्णांक की पूछ रहा था, 500 आ रहा है 99 का, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आया 100 नंबर, क्या कह रहा है प्रश्न, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में 3 विषयों में 81%, 66%, 61% अंक मिले, चौथे विषय में उसे कितने परसेंट अंक मिले। देखिए यहां पर क्या लगाएंगे, वेटेज एवरेज लगाएंगे। कमल को टोटल 70% अंक मिले, ठीक है, लेकिन 3 विषयों में, एक में 81%, दूसरे में 61% और 66% और तीसरे में कितने मिले 61%। तो चौथे विषय में कितने मिलने चाहिए, हमने मान लिया वेटेज 70 से ये कितना ज्यादा है बताइए 11 ज्यादा है, 70 से ये कम कितना है बताइए 4 कम है, और 70 से ये कितना कम है बताइए 9 कम है, कितना कम है, समझ में आया यहां तक कि नहीं आया। अब 9 4 13, 13 में 11 जोड़ देंगे, मतलब 13 ये माइनस के हैं और ये इसके हैं प्लस के, तो किसके बचे माइनस के 2 बचे, तो 70 और -2, 70 -2, अर्थात ये -2 कहां के आए, हमें ऐसे नहीं लिखना है, 70 तो टोटल थे लेकिन -2% ये बढ़ रहे हैं, तो अगर ये -2 बढ़ रहे हैं तो ये वाले आगे वाले में जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई, ये कहीं ना कहीं से तो आए हैं, जो इसके कम हो गई, कोई ले गया दूसरा अंक, तो कौन ले गया 70 वाला ले गया चौथा विषय, तो इसको कितने 72% अंक लाने होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये -2 है जो, एक बार फिर समझ लीजिए वेटेज एवरेज में क्या होता है, ये 70 से हमने देखा कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, ये 70 से कितना कम है 4 कम है, ये 70 से कितना कम है 9 कम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इनको सबको जोड़ा तो -2 आया, अर्थात 3 विषयों में -2 आ रहा है, ये -2 कम आ रहा है, 70 से -2 कम आ रहा है, किस वजह से, क्योंकि ये चौथे विषय में ज्यादा अंक प्राप्त किए परसेंटेज में, तो इनका एवरेज इतना आया, तो ये -2 है तो उसमें प्लस कर देते हैं, चौथे विषय में एवरेज में यही उसका आ जाता है। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। ठीक है, अब 101 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखते हैं भाई, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
तो ये कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 9:11 आ जाएगा लड़के लड़कियों का। अब कह क्या रहा है सवाल, 40% लड़कियां तथा यहां लिख लीजिए गर्ल्स और ये बॉयज, ठीक है। 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, मतलब उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई, 60%, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 50% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, यही तो है। अब यहां भी वेटेज एवरेज लगा दो, बिल्कुल सही है। क्या है, हमने मान लिया 60 कि दोनों का 60 एवरेज होगा, तो क्या कह रहा है, तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुई, हमने मान लिया 60 उत्तीर्ण हुई, तो 60 से ये कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है कम है, 60 से ये कितना कम है, ये कम है, माइनस मतलब 10 कम है, तो ये कितना आएगा, माइनस यहां लगाएंगे 11, 1 210, 11 का गुणा इसमें कर देंगे तो 110 बचेगा, 110 अब किस में बचेगा, ये 11 और 9 20 से भाग लगा देंगे, 1 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अर्थात उसका परसेंटेज एवरेज कितना आया, 5 65 चला जाएगा, अगर 5 होता तो कितना बचेगा, 64.5%, यही इसका आंसर हुआ। 64 नहीं, सॉरी 54, यहाँ 64 किससे हो जाएगा भाई, 4 चला जाएगा ना, तो 5 बचेगा, 54.5%, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, आगे बढ़ते हैं। 102 में कह रहा है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए क्या है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और दोनों विषयों में 20 कितने, दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो 40% यहां पर हमें क्या ज्ञात क्या करना है, ये दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए पहले, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो अनुत्तीर्ण पहले ये ज्ञात कर लें हम, ठीक है, सही है। तो 40% यहां है और प्लस ये इतने अनुत्तीर्ण हुए अंग्रेजी में, और 30% किसमें अनुत्तीर्ण हुए, गणित में, और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 70% माइनस 20 अर्थात 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने होंगे, 50%, और 50% की वैल्यू ये कितनी है, 250, तो 1 0 गया, 5 पंचे 25, तो कितना 100% की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 5000, यही इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है, ठीक है, 5000 डी करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 103 कह रहा है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 46% उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार फिर, 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 42 और प्लस 52 और माइनस 17, इससे क्या ज्ञात हो जाएगा, ये दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात चाहे ऐसे कर लेते हैं भाई, दोनों में इतने अनुत्तीर्ण हुए तो केवल गणित में, मैथ में कितने होंगे, माइनस 17 कर देंगे तो कितना आएगा 23, और केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में कितना आएगा 52, 42 है, ये 42 है सॉरी, और अगर 42 है तो 3 यहां आ जाएगा 25, और ये 52 है, 52 में 17 जाएगा,
52 में 17 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 35 बचा। तो केवल मैथ, केवल इसमें और इसमें अनुत्तीर्ण इतने हुए। 25% केवल मैथ में और 35%, तो कुल कितने हुए इसमें अनुत्तीर्ण? कुल अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे? 25 प्लस 35 और प्लस 17, यही तो होगा। 25, 30, 30, 60, 10, 70, 770, 77% छात्र अनुत्तीर्ण हुए कुल। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए? उत्तीर्ण दोनों विषयों में कितने हुए भाई? 77 में घटा दें 23%, और 23 की वैल्यू कितनी दी है? 46। एक बराबर कितना आएगा? 2। तो यहां से देखते हैं, चाहे यहां से देख लेते हैं, ये भी नहीं लिख लो भाई। 23 आई, 23 बराबर 46 दिया है, तो यहां से हम लिखते हैं क्या? 1 बराबर 2 आ जाएगा, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 200। यही आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? 103 बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? आगे देखते हैं, फिर ये साफ कर दें। ठीक है, अगला सवाल 104 नंबर देखिए आप लोग। 104 नंबर क्या कह रहा है? एक 104 नंबर क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित में विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी, ऐसा कह रहे हैं, सवाल कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि कोई विषय ना चुना हो। तो मान लीजिए 100% विद्यार्थी होंगे, तो 70%, 72% और 44%। 72% एक में और 44% एक में क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। तो 72, 44 कितना हो जाएगा? 100 में इसको घटा देंगे, 100 घटा दें इसमें, भाई टोटल 100 है, तो 72, 44 कितना आएगा? 7, 4, 11 और 116 आ जाएगा। 116 में 100 घटाएंगे, कितना आएगा? 16। 16 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? 40। 40 दी है। पूछ क्या रहा है? कुल कितने विद्यार्थी थे? 4 से काट दें, 4 चौके 16, 4 10। अब 25 से गुणा कर दें, 25 चौके 100 होता है, और यहाँ 25 से कर देंगे तो 25 250। इतने अभ्यर्थी आएंगे। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर समझा देते हैं। वो कह रहा है, विषय भी देख लेते हैं, जीव विज्ञान और गणित। ये क्या आता है? जियोलॉजी, और ये मैथ। ठीक है, या बायो इसको कह सकते हो, और ये मैथ। 72% इसमें और 44% इसमें विद्यार्थी हैं। तो ऐसा तो है नहीं 100% से ज्यादा विद्यार्थी हो जाएंगे। तो दोनों को हमने जोड़ा और 100 से घटा दिया, तो ये पता चल गया कि दोनों विषय, कुछ विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हैं, वो कितने हैं? 16%, और वो 16% की वैल्यू हमारी 40 थी। इतनी बात समझ में आई? 40 तो 4 बराबर 10, तो 100 बराबर 250 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, 105 क्या कह रहा है? एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं, जिसमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ये कह रहा है 40%,
50% और 60, इतने छात्र हैं, ये छात्रों की संख्या दी है। तो अनुपात हम देख लेते हैं, 4, 5 और 6 के अनुपात में है। यहाँ पर 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण होते हैं, ये परसेंटेज दिया है। वेटेज एवरेज लगाते हैं, देखिए क्या है, हमने मान लिया कि 10% ही उत्तीर्ण होते हैं। तो ये 10% से कितना 0 है, घटाएं इसको 10%, तो ये 10% से ज्यादा है, कितना 10, ये कितना 10% से है 0, कुछ नहीं है। तो अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा, और प्लस लगा है तो प्लस यहाँ लगा लेंगे, और इसका गुणा करेंगे, ऊपर से जितनी संख्या है 5 है 50 आ जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे इन सबके योग को, 6 5 11 और 11 4 15, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 दम 50, 5 तियां 15, 3, तो कितना आ जाएगा 13 सही 1/3%। ठीक है, 3 तियां 9 आएगा। बात समझ में आई कैसे हमने वेटेज लगाया है। आगे चलते हैं, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 106 नंबर, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री 15% कम हो गई। देखते हैं, 20% अगर खिलौनों को मूल्य 20% की खिलौनों की वृद्धि हो गई तो 1/5 आएगा, और 15% की बिक्री में कमी हो गई तो 3/20 आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहले 5 रुपए थी कीमत, अब 6 हो गई। पहले 20 हम खरीदते थे, अब कितनी खरीद रहे हैं, 17 खरीद रहे हैं। तो अर्थात 20 5 100 ये आएगा, और 17 छक्का 102 आएगा। तो 100 पे कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, अर्थात 2% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2% की वृद्धि हो गई उसकी इनकम में। ठीक है, इनकम में उसकी नेट इनकम में 2% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंपल सवाल था। अब 7 नंबर क्या कह रहा है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खान पान पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखो भाई, एक जगह 25% खर्च करता है, दूसरी जगह कितनी करता है, 5% करता है, फिर कितना करता है खर्च, 15% खर्च करता है, फिर कितने करता है, 10% खर्च करता है, तो टोटल कितना करता है, 25 5 30, 10 40, 10 50, 5 55% टोटल खर्च करता है। बचाता कितना है, 45%। 45% की 27,000 वैल्यू दी है, तो 9 5 45, 9 3 27, तो 5 6 बार जाएगा तो 600, एक की वैल्यू 600 आई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ भाई आप लोग, 60,000 नहीं आ जाएगी। यही इसका आंसर है, उसकी मासिक इनकम कितनी है, 60,000 रुपए। ठीक है, आगे चलिए। अब 8वां क्या कह रहा है, कौशल ने मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। क्या है, कौशल का सवाल अच्छा है, कौशल के मासिक वेतन का 12%, इसका 12% नंदिनी के 16% के बराबर है। ठीक है, तो के बराबर हम क्या यहां से लिख सकते हैं, 4/4 तियां 4 चौके 16, 4/3 नंदिनी लिख सकते हैं। जो कौशल का है 4/3 नंदिनी का है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सही है। फिर क्या कह रहा है, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का जो है मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, अर्थात नंदिनी का दुगुना है, तो सुरेश का आधा है, यही तो अनुपात आएगा। अब दिया क्या है, सुरेश का वार्षिक वेतन दिया है, तो सुरेश का वार्षिक दिया है, तो सुरेश का वार्षिक वेतन दिया है। एक मिनट, यहां पर क्या कह रहा है, फिर देखते हैं। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, तो नंदिनी बराबर हो जाएगा 2s, ऐसा आएगा।
नंदिनी के वेतन का आधा है, ऐसे तो करेंगे। तो अप टू सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख रुपए है। लाख का मतलब 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दिए, 5 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। सही है। 1 लाख इतना हो जाएगा तो कितने, 2 जीरो कट गए तो इतना बचा, 12 से भाग दे दिया हमने क्योंकि वार्षिक वेतन है। तो 12 नेमा 108 होता है। तो नंदिनी का वेतन कितना आएगा, 9 दूनी 18, 1 2 3 18,000। एन की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं के की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 बराबर गुणा नंदिनी, तो 18 नंदिनी है, 18,000, 3 छक्के 18। तो के का वैल्यू कितना आएगा, 4 छक 24,000। अर्थात किसका वेतन, जो कौशल का वेतन है 24,000 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। आप लोगों को आसानी से समझाने का प्रयास किया है। सवाल कह रहा था कि जो कौशल का 12% नंदिनी के 16% के बराबर है, तो कौशल बराबर 4/3 नंदिनी का है। कौशल का वेतन जो है 4/3 नंदिनी के वेतन का है। ठीक है। फिर कह रहा था नंदिनी का, जो सुरेश का वेतन है नंदिनी के वेतन का आधा है, तो अर्थात नंदिनी का वेतन 1 होगा तो इसका 2 होगा, नंदिनी का वेतन 2 होगा तो इसका 1 होगा। सॉरी, ठीक है। इस बात का हमने समझाया है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल कुछ अच्छा है, इस पे देखते हैं क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण अपने खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? तो पहले तो हम ये देख लेते हैं 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, बताओ। 1/6 होगी। सही है। फिर क्या कह रहा है, 37 सही, 1/2 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 12, 1/8 होता है 12.5, और जो 12.5 का 3 गुना है, 12 3 36, तो 3/8 होगा कि नहीं होगा। तो हम ऐसी वैल्यू मानते हैं कि जो इसका मल्टीपल हो। तो हम मान लेते हैं उसकी इनकम कितनी, 600 रुपए थी। ठीक है, 600 रुपए थी और 600 का 80% खर्च करता है, तो 80% कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, 480 खर्च करता है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। यहां दिख रहा है वहां तक कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो सेविंग कितनी इसकी आएगी बताओ, इसमें इसको घटा देंगे तो 120। सही है यहां तक। अब क्या कह रहा है, अब सवाल क्या कह रहा है, आय में 16.2/3 की वृद्धि होती है। 16.2/3 अर्थात ये कितनी हो जाती है, आय 16 से ही इतने करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 1 ज्यादा 7, तो 700 रुपए आय हो गई उसकी। फिर क्या कह रहा है, आय में वृद्धि हो जाती है और उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हो जाती है, खर्च में कितने, 3/8, इसका 3/8 कितना आएगा, तो 3/8 की वृद्धि, अर्थात 8 में 3 तो 11 हो जाएगा, तो इसका 11/8 कितना आएगा, 8 छंग 48, 11 छक्के 66, 660 आएगा। ये घटाएंगे तो कितना आएगा, सेविंग कितनी आएगी इसकी, अब 40 रुपए, केवल 40 आएगी। तो यही पूछ रहा है 40 700 का कितना % है, ये बताना है आपको। तो 100 से 100 कट गए, 7 पंचे 35, 5 सही 5/7%, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें। आगे चलते हैं, यहां तक चीजें समझ में आई हैं, आगे चलते हैं। एक 110 नंबर कह रहा है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर तथा शेष का 15% पुस्तकों पर, शेष का
शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपए बचते हैं। राम की मासिक आय हमने मान ली 100 रुपए थी। कितनी? 100 थी। 20% अपनी घरेलू खर्चों पर करता है, तो शेष कितनी बची? 80% बची। अब कह रहा है शेष का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है, तो 15 खर्च कर, लेकिन काटेंगे फिर दोबारा। कह रहा है 80% बची, तो फिर 85% बचा और गुना 100, फिर 70% बचा, बराबर ये 95 कितना है? 95 20 बचाता है 20। ये चीज समझ में आई? तो 70 1 1 0 तो चला गया, सही है। 17 पना 85 85, अब एक बचा 17 छक्का 102, तो इतना तो आ ही जाएगा, सही है। यहां तक ये नहीं जीरो कटा है, ठीक है। यहां से कितना आएगा? 17 कट गया, 5 बचा, तो 20 500 आएगा, और 7 8 56, 8 से 8 कट गया, सही है, बिल्कुल सही है। सही है, 20 500, 5 से कट गया, तो अब एक बराबर कितना हमारा? 20 बचा। एक बराबर हमारा कितना बचा? ये भी कट गया सर, 20 बचा, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 2000 आएगा। क्या 2000 आ रहा है? नहीं, 2000 का है और जीरो, अच्छा यहां पर 20 आया है केवल, और यहां पर एक जीरो ये बचेगा, एक जीरो ये बचेगा और 20 ये, तो 100 इतना आ जाएगा 20,000। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई? काट लो, एक जीरो से एक जीरो, ये तो जीरो कट गए, 17 पन्ना 85, 20 500, 5 से कट गया ये, तो 17 से इसको काट दिया, इतना है, जीरो तो तभी बचेगा, सही है। चलते हैं आगे, चलते हैं सवाल। 20,000 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। नताशा ने 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, लेकिन वह 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके खर्च का 60% था। मान लीजिए उसका खर्चा उसने माना होगा 100 रुपए, सोचा होगा, तो 60% की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर? 11,475, 11,475, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब कह रहा है ये 60% है, लेकिन ये 60% 45% खर्च करने का निर्णय लिया था, तो 100 का 45% इसने निर्णय लिया था, तो इसका 45% हमें 45% ही तो इसका है ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो एक की वैल्यू यहां से ज्ञात करते हैं, 11,4,7 बटे 45 और गुना 60 और गुना 100। एक की वैल्यू आएगी, एक जीरो से जीरो गया, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, 2 11, 9 दूनी 18, 9 दूनी 9 एकम 9, 2 11, 9 दूनी 18, 6 24, 9 7 63 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। 11,475 है भैया, 11,475, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 63, 9 पना 45, कट गया पूरा। अब 6 से काट दें कि 5 से? 5 से काट लो पहले, 5 6 से, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24, नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, तो बचा कितना इधर? तो बचा कितना इधर हमारा? 85 गुना 5, तो कितना आएगा? एक की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 5 पंचे 25 और 5 अट्ठे 40, 2 42, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी?
42,500। ठीक है, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। ऑप्शन कौन सा है इसका? 42,500 सी करेक्ट ऑप्शन है। 112 नंबर पर क्या कह रहा है? मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था? आइए देखते हैं क्या है। मान लिया उसके पास 100 रुपये होंगे, 100 मान लिया हमने, ठीक है। तो 30% भाग अपनी पत्नी को देता है, तो शेष कितना बचेगा? 70% उसके पास बचेगा कि नहीं बचेगा? 70% बचा। इसके बाद क्या कह रहा है? शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे देता है। 70% का आधा 35 बचा, तो 35 उसके पास फिर शेष बचेगा। 35% फिर शेष बचा साथियों कि नहीं बचा? अब शेष बचा 35%। क्या कह रहा है? अब 35% में जो शेष बची धनराशि ये पुत्री को दे दी थी। 35% पुत्री को, 35% ये 5 पुत्रों में विभाजित कर देती है। 35% फिर बचा इसके पास, 35% ये 5 पुत्रों में देता है, तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिलेगा? प्रत्येक पुत्र को 5 से भाग दे देंगे, 5 सत्ते 35, 7% प्रत्येक पुत्र को, तो 7% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 14,000 दिया है सवाल में। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 2,000 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग? 20,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए। 3 0 एक और सही है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? 20,000 क्यों? 2 लाख हो जाएगा। 1 0 और बढ़ेगा क्योंकि 100% 2,000 है, इतना हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आई पूरी? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। 123 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सॉरी 113 नंबर। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हों, कुल विद्यार्थी कितने विद्यालय में हैं? 1,000 हैं, ठीक है। तो तथा 2/5 भाग छात्राएं, 2/5 भाग छात्राएं इसका हो, तो छात्र और छात्राएं कितनी हो जाएंगी? ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं। 2/5 का मतलब कितना होता है? 2/5 अगर निकालेंगे, 2/5 का मतलब क्या हुआ? ये 2 और 3, यही तो हुआ। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, इतना आ गया। तो इस अनुपात में बटेंगे तो 3 2 5, 5 दूनी 10, कितना कटेगा? मान लीजिए 5 की वैल्यू कितनी दी है? ऐसे ना करो, ऐसे कर लो। 5 की वैल्यू टोटल दी है कितनी? 1,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 200। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 400। तो छात्राएं कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स 400 हो जाएंगी और बॉयज़ 600 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब क्या कह रहा है? 1/5 भाग छात्राओं का, 1/5 भाग छात्राओं का क्या है? 12 वर्ष से कम। तो 12 वर्ष से अधिक कितना बचेगा बताइए? 4/5 बचेगा कि नहीं बचेगा? इसमें देखते हैं छात्रों में 1/4 12 वर्ष से कम आयु का है, 1/4 12 वर्ष से कम आयु का है, तो 3/4 12 वर्ष से अधिक आयु का होगा कि नहीं होगा? 5 8 40, 12 पंचे 60, कट गया। टोटल कितना आया? 8 चौके 32, 320 प्लस ये कितना आएगा? 12 या 36, 360 आएगा। 360 3 3 6, तो कितना होगा बताइए? 12 नहीं है, 15 आएगा।
15 चौके 60 होता है, तो 15 तियाँ 45, 450 आ जाएगा। तो इसका सम कितना आया? 770 आया। अर्थात टोटल छात्रों में से 770 क्या हैं? 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। टोटल छात्रों में से टोटल 1000 छात्र थे, तो कितने परसेंट 12 वर्ष से अधिक हैं? 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गया, बराबर 77% आया कि नहीं आया? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं। अब 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? दिया गया है कि ए की आयु का 10%, बी की आयु की 15%, सी की आयु का 20% बराबर है। ए की आयु का 15% बराबर बी की आयु का, ये बी है, बी की आयु का कितना साथियों? बी की आयु का ए की आयु का 10% है, बी की आयु का 15% बराबर सी की आयु का 20% बराबर है। इतनी चीज़ें समझ में आई। तो इनको अगर काटेंगे तो कितना कटेगा? 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20। ठीक है, अब इनका अगर रेशियो निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इतना आएगा कि नहीं आएगा? जब ये आया तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये कितना? 6:4:3 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 2 से भाग इसको दिया, 3 से भाग इसको दिया, 4 से भाग इसको दिया। अब हमारा ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? ए बी सी का 6:4:3, ये अनुपात आया कि नहीं आया? क्या कह रहा है? ए बी सी की कुल आय का योग 7800 है। कितना है भाई? सबका योग कितना है? 6 4 10 3 13, 13 की वैल्यू कितनी है? 7800, 78,000 है। तो कह रहा है बी की वैल्यू बताओ, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000। बी का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 छंग 24,000। यही इसका आंसर होगा साथियों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है साथियों? 15 नंबर, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का, इसको साफ करते हैं, ये हटा देते हैं भाई, समझ में आया होगा। 115 कह रहा मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का, अपनी संपत्ति, कुल संपत्ति, अपनी पत्नी, 3 पुत्री, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों, 5 नाती तथा नातियों में इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/8, प्रत्येक नाती मतलब क्या होता है? ग्रैंड सन। प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/8, तो प्रत्येक सन को कितना हो जाएगा? 8 और ग्रैंड सन। ठीक है, 1/8 भाग, तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। प्रत्येक पुत्री का, एक बार फिर देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक नाती को, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, तो प्रत्येक डॉटर को कितना हो जाएगा? 10 ग्रैंड सन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्या कह रहा है? पत्नी को, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। कुल भाग का 40%। उसकी पत्नी को, जो उसकी पत्नी को उसके पुत्र और पुत्रियों का सम कितना आएगा बताओ?
सन प्लस डॉटर। सन कितने हैं ये भी देखिए, सन है कितने, 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों, तो 3 सन हैं और 2 डॉटर हैं। इनका जो है 40% किसको मिलता है, उसकी वाइफ को मिलता है। इसका 40% का मतलब 2/5। अब 40% पहले निकालें, क्या करें, 3। अब यहाँ से GS की वैल्यू आएगी भाई, तो GS मतलब सन कितना है, 8 3 24, 8 भाई सन है तो सन की वैल्यू 8 3 24 GS आएगा, प्लस ग्रैंड सन का, और 10 दूनी 20 GS ग्रैंड सन गुणा 2/5। इतनी बात समझ में आई। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 44 GS गुणा 2/5। इतनी बात समझ में आई। तो ये कितना आ जाएगा, वाइफ को कितना मिलेगा, 88 GS/5। उसकी पत्नी को इतना मिल गया। इतनी बात समझ में आई, पत्नी को इतना भाग मिला। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले तो उसकी पत्नी तथा 3 नातियों को कितना मिलेगा। उसकी पत्नी वाइफ प्लस 3 नातियों 3 GS को कितना मिलेगा, तो वाइफ को कितना मिल रहा है, 88 GS/5 और प्लस 3 GS है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 3 88, तो ये आ जाएगा, प्लस 5 3 15 GS, ये भी GS है, यहाँ पर रख लो GS प्लस, ठीक है, और बटे 5। समझ में आया इतनी बात। तो ये कितना हो जाएगा, 88 15 जोड़ेंगे और ये हो जाएगा, अगर तो 98 हो जाएगा, 98 2 तो 103 GS/5 इतना आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और जबकि प्रत्येक पुत्री को कितना मिलता है, 1.25 लाख। प्रत्येक पुत्री कहाँ है, डॉटर। तो डॉटर को कितना मिलता है, प्रत्येक पुत्री को इतना मिलता है। तो एक GS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से GS का निकाल लें हम भाई। तो यहाँ से थोड़ा सवाल बड़ा हो रहा है, इतना चीज़ समझ में आई। तो ये हमें इसकी वैल्यू GS की अगर आ जाए तो आ जाएगी। तो यहाँ से GS हम निकाल सकते हैं। आप लोगों को कहाँ दिखा दें, इतने में हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये आ जाएगा, तो GS की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो D बराबर D/, कितना आ जाएगा, 10। तो D की वैल्यू कितना है, 1.25 लाख है। तो लाख में मतलब 1 लाख का गुणा कर दें, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और आगे बढ़ा दें, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख हो गए। कितने 5 जीरो आएंगे, तो 5 जीरो में अभी एक 10 का भाग भी देना है, तो 1 जीरो तो पहले ही कट गया। बचा कितना, 1 2 5, और 2 अंक पर दशमलव लगाना है, तो 2 जीरो और कट जाएंगे, तो बचेंगे 2 जीरो। इतना आया GS की वैल्यू। और यही GS की वैल्यू हमें कहाँ पुटअप करना है, यहाँ पुटअप करना है, ठीक है। ये GS की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, कितनी आएगा, तो 103 गुणा 125,000/5, तो ये कितना आएगा, 25। तो कितना आ जाएगा, 25 3 75, और 25 एकम 25 और 00। यही आंसर है इसका, ठीक है साथियों। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं।